नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो उत्तराखंड में आज एक बार फिर से महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और ऋषिकेश भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 8 नवंबर की रात भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और ऋषिकेश भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इससे पहले 8 नवंबर की रात को भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। उस वक्त नेपाल भूकंप का केंद्र था, लेकिन आज ऋषिकेश केंद्र बताया जा रहा है। हालांकि 3.4 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। और रामनगर में किंग कोबरा और अजगर को रेस्क्यू किया गया है। किंग कोबरा की लंबाई 14 फीट बताई जा रही है, जबकि अजगर 13 फीट लंबा था। वन विभाग की टीम ने सांप के जानकार चंद्रसेन को बुलाया, जिसने इन दोनों को रामनगर वन प्रभारी के जंगल में छोड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामनगर में। इन दोनों एक अजगर को देखा गया, जिसमें 14 फीट लंबा अजगर ये बताया जा रहा है, और एक किंग कोबरा को देखा गया, जिसके बाद उसके जानकार को बुलाया गया और उसके बाद वन विभाग में छोड़ा इसको गया है। तो उत्तराखंड में सरकारी महकमों में करप्शन की जड़ें इतनी गहराई तक जमी है कि उन्हें उखाड़ पाना सरकार के लिए लगता है कि मुमकिन ही नहीं हो पा रहा। पौड़ी में सोशल मीडिया में एक पटवारी और कानूनगो का रिश्वत मांगते ऑडियो वायरल हुआ है, जो कि साफ करता है कि करप्शन कम नहीं हो रहा। अरे बात सुनो जी सर। अरे कुछ दे देंगे उसको, तब कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। सरकारी महकमों में करप्शन की जड़ें किस गहराई तक जमी हुई हैं, ये ऑडियो उसकी तस्दीक कर रहा है। पौड़ी में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर पटवारी साहिबा एक शख्स से रिश्वत मांग रही है। गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। अरे आपकी कंप्लेन आ रही है। कहाँ से? कहाँ से? एक बार बताओ, आपने कानून को साहब के पैसे दे दिए? अरे देने यार, कल मैं पौड़ी था पूरा दिन। हाँ, अरे तेरे उसके कुछ ना होने वाला इनके साथ घूम के। अरे आप कानून को सर का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे यार मेरे को डर लग रहा है फोन उठाने में। मतलब आप कई काम पड़ते हैं आप लोगों के, तो आप भी समझ रहे हो ना। अगर आपके पास अभी नहीं है तो कोई नहीं है, तो आप ऐसे करो, अभी फोन कर दो और फिर रूम पे चले जाना। अरे मैडम, मांग भी तो 3000 रुपए रही है, नहीं कि कुछ हल्का हाथ रख ले। अरे तो वो पता, और आपका फॉर्म नहीं बनता। उस टाइम तो आप कह रहे थे कि फॉर्म बनना है, फॉर्म बनना है। अब सर ने अपने जेब से दिए कि चल भाई इस लड़के का काम हो जाए, है ना, ये भी तो है। एक और ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कानूनगो खुद व्यापारी से पैसे मांगते सुनाई दे रहे हैं। हाँ लगा दे तो ना उस पे ओरिजिनल। बस सर आ रहा हूँ, वही लेके आ रहा हूँ, फोटो निकलवा रहा था बस। अच्छा, ओरिजिनल वाला? हाँ सर। अच्छा अच्छा। अरे बात सुनो। जी सर। अरे कुछ दे देंगे उसको, तब कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। इस वायरल ऑडियो पर डीएम ने संज्ञान लिया है और जांच बैठा दी गई है। इस संबंध में प्रकरण मेरे संज्ञान में जब लाया गया तो एसडीएम से हम जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं, और जैसे ही उस संबंध में उस पूरे प्रकरण से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। इस ऑडियो से साफ है कि तहसील में कोई भी दस्तावेज बनवाना हो तो बगैर कुछ दिए काम ही नहीं होता है। पटवारी कानूनगो समेत दूसरे कर्मचारी तब तक काम नहीं करते हैं जब तक उनकी जेब गर्म नहीं होती है। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। तो पटवारी और कानूनगो का ये ऑडियो आपने सुना, जिसमें साफ तौर पर रिश्वत की मांग की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये ऑडियो भी दर्शाता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का और आरोप लगा है। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप शादाब शम्स की तरफ से लगाया गया है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कब्जा हटवाया जाएगा, तो ये बड़ा बयान शादाब शम्स का, और आरोप भी उन्होंने लगाया है। के भी कब्जे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिसके भी होंगे, हमारे होंगे या दूसरों के होंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये जिसका हक है, गरीबों का हक है, ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वो इसमें जो कब्जेदार होंगे, ना तेरा है ना मेरा है, कब्जेदार होगा, जो कब्जेदार होगा उससे हम अपनी संपत्ति को खाली कराएंगे।
6 साल से इस राज्य में सरकार किसकी चल रही है, सरकार क्या सोई हुई है, और सरकार के अगर संज्ञान में सब चीज़ें हैं तो सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, ये भी सबको बताना चाहिए। और आप अगर राजनीतिक द्वेष भावना से अगर कोई बात कर रहे हैं तो इसको भी प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। उधर जोशीमठ में चीन सीमा से लगे कागा गांव में एक साथ कई घरों में चोरी की वारदात हुई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सर्दी के मौसम के दौरान इस इलाके के लोग बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों की तरफ चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ चोरी करने के लिए कौन आ गया। चीन सीमा पर स्थित कागा गांव में चोरी की वारदात से ग्रामीणों में दहशत है। एक साथ गांव के कई घरों में चोरी की वारदात हुई है। चोरों को घर में जो भी कीमती सामान मिला वे साथ ले गए। यहाँ पे भी ताला तोड़ा हुआ था और अंदर जो इनका कहना है, अभी सेंसिंग देखो हम चेक कर रहे हैं, और इनका कहना है कि यहाँ पर जो हमारे कांच के बर्तन थे वो जो है यहाँ से चोरों के द्वारा अपने साथ ले गए। सर्दी के मौसम में इस गांव के लोग निचले इलाकों की तरफ रुक कर जाते हैं। बर्फबारी की वजह से इन दिनों पूरा गांव खाली है, मगर किसी ने घरों के दरवाजे तोड़कर वहां पर रखा कीमती सामान चुरा लिया। इनका कहना है यहाँ पर हमारे ईगो प्रेशर थे छोटे 5 लीटर 10 लीटर के, वो भी यहाँ से गायब है। इस गांव के 12 घरों के ताले टूटे मिले हैं। किसी को नहीं पता कि यहाँ कौन आया था और उसे कैसे पता चला कि घर खाली है। इस क्षेत्र में आवाजाही कम ही होती है। पर्यटन सीजन में सैलानियों के अलावा यहाँ कम ही लोग आते हैं। इन दिनों ठंड बढ़ने की वजह से यहाँ के लोग निचले इलाकों की तरफ माइग्रेट कर गए हैं। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि यहाँ कोई सैलानी आया होगा। फिर इन घरों में आखिरकार चोरी किसने की? ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पिछले कुछ सालों के भीतर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाए। सीएम धामी ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती दिखाई जो कि काम में लापरवाही बरतते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने गौरा शक्ति ऐप को लॉन्च भी किया। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए, और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें, और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है। और वहीं उत्तराखंड में मंत्रियों को फिलहाल पुरानी गाड़ियों में ही सफर करना होगा। दरअसल मंत्रियों के लिए खरीदे जाने वाली नई गाड़ियों के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने आपत्ति जता दी है। परिवहन विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को वित्त विभाग ने वापस कर दिया है। परिवहन विभाग ने अधिकारियों और मंत्रियों की मांग पर वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था। एक तो 6 वर्ष से डीजल पेट्रोल के जो भाव बढ़े हैं और जो गाड़ियों की जीएसटी बढ़ी है, उससे गाड़ियों के दाम बढ़े हुए हैं, और जहां जनता को सुरक्षा की आवश्यकता है तो जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी सुरक्षा की मांग करी। क्योंकि परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा है कि कितने की हम गाड़ी खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग ने कुछ मामले में आपत्ति लगाई है, वो प्रस्ताव वापस आया है, उसको पुनः निर्धारण करके वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। जो आजकल के रेट के अनुसार जो इनोवा का रेट है, पहले 18,000 था, अब 24-25 हो गया है, तो जो निर्धारित नियमानुसार रेट होगा उसी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वहीं उत्तराखंड में भर्तियों में हो रही गड़बड़ी के बाद लोक सेवा आयोग ने अपने सिस्टम को और सख्त कर दिया है। पहली बार आयोग ने परीक्षाओं के मामले में शासन और प्रशासन को भी शामिल किया है, और इसी को लेकर आयोग के चेयरमैन राकेश कुमार से बातचीत की उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं डॉक्टर राकेश कुमार साहब। और डॉक्टर राकेश कुमार की पृष्ठभूमि बहुत ही शानदार रही है, यहाँ सब लोग जानते हैं। आपने एक नए सिस्टम को ईजाद करने के लिए, ताकि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और उन योग्य और संवेदनशील युवाओं के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी ना हो, एक नई तरह की आपने एक यहाँ व्यवस्था शुरू करने का संकेत दिया है। चीफ सेक्रेटरी थे, आप थे, तमाम जिलाधिकारी थे, तो क्या है आखिर? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, मेरा शुरू से ये प्रयास रहा है कि कैसे शासन को हम इसमें इन्वॉल्व करें, शासन प्रशासन को इन्वॉल्व करें। क्योंकि अगर आप किसी भी परीक्षा को देखें तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो गया कि कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, जो कि आयोग काम करता है, चाहे वो सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो कॉन्फिडेंशियल वर्क जैसे कि पेपर को तैयार करवाना, छपवाना, एक्सपर्ट्स की राय लेना, फिर इवैल्यूएशन करना, रिजल्ट निकालना। लेकिन उससे भी मैं समझता हूँ उतना ही इम्पोर्टेंट, रादर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी परीक्षाएं हों वो एक सुचारू ढंग से हों। क्योंकि ये जो परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाती है, अगर आपको 1.5 लाख कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करना है परीक्षा के लिए, तो वो कम से कम 400-500 उसमें परीक्षा के केंद्र हो सकते हैं। और वो हमने कोशिश की है कि प्रदेश के हर ज़िले में, हर ऐसी जगह जहाँ पर कि हमारे सुचारू यातायात की व्यवस्था हो और जहाँ परीक्षा बहुत अच्छी हो सकती है, उनको हमने चुना है। इससे पहले मैं सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात भी कर चुका था, फ़ोन दूरभाष पर मैंने सबसे बात की। उनको मैंने सेंसिटाइज किया कि एग्ज़ाम्स क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हमें आगे करना है। अकॉर्डिंगली हमने एक चेकलिस्ट तैयार की 21 पॉइंट्स के ऊपर। वो सबसे पहले हमने आयोग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भेजी, उस पर सूचना हमने प्राप्त की और सूचना प्राप्त करने के बाद उसको संकलित किया। उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु डॉक्टर साहब रहे होंगे, एक दो अगर बताना चाहें? उसमें महत्वपूर्ण बिंदु इस तरह के हैं कि पहली बात तो ये है कि हमें देखना है कि कोई नोडल अधिकारी की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे पुलिस के हों, चाहे हमारे प्रशासन के हों। उसके बाद में जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की बात है। जो हमारे केंद्र बनेंगे वो केंद्र की पहले उनके जो केंद्र व्यवस्थापक हो उनकी छवि अच्छी होनी चाहिए। LIU से हम उनकी रिपोर्ट लेंगे कि किस तरह की उनकी छवि रही है। जो भी केंद्र स्थापित हम कर रहे हैं वहाँ पर कैंडिडेट्स को सुविधा रहनी चाहिए, चाहे वहाँ पर बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो। हमने ये भी सोचा है कि कई बार कैंडिडेट्स की जो कुछ एक होते हैं, बहुत एक्सेप्शन होते हैं, जो कि कोशिश करते हैं नकल करने की, तो उसको लेकर पूरा का पूरा, चाहे शौचालय के अंदर हो चाहे उसके बाहर हो, मतलब पूरी गहन छानबीन रहेगी। चीफ सेक्रेटरी महोदय ने ये भी कहा कि अच्छा होगा कि हम CCTV कैमरास के भी अरेंजमेंट करें। और उसके लिए एक तरह से एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हम केंद्र, क्योंकि अब ये लगातार एग्ज़ाम्स होंगे और ये इसी साल नहीं आगे आने वाले वर्षों में भी होंगे, तो हम केंद्र जो हमारे बनेंगे उनको हम सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर बार बार हमें ये एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े। इसलिए 21 हमारे जो चेक पॉइंट्स है, चेक लिस्ट है, उसकी तैयार करके हमने पूरी सूचना ली है। जो आपने पूरी तैयारियां की हैं कि ये पहली जो एक परीक्षा होगी, जो आपके लिए भी एक परीक्षा जैसी होगी, वो कब होने जा रही है और किस चीज़ के कितने पदों के लिए? ये जो हमारी पहली जो परीक्षा है ये होगी पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती है और इसमें लगभग हमारे 1,30,000 कैंडिडेट्स होंगे। लगभग 450 के आसपास हमारे सेंटर्स हैं और 25 से 30 हमारे टाउन्स या सिटीज़ में इसका आयोजन होगा। और इसमें जो पद हैं वो लगभग 1550 के आसपास हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारी परीक्षाएं और भी होंगी और लगातार होंगी, जैसे कि दिसंबर में एक हमारी परीक्षा है, जनवरी में हमारी 2 परीक्षाएं होंगी। हमारे साथ थे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार साहब, और उन्होंने बताया कि इलेक्शन मोड में रिक्रूटमेंट भी हो सकते हैं, केवल इलेक्शन ही नहीं हो सकते। और इलेक्शन मोड का उनका कहने का ये मतलब, जब पूरा सिस्टम सामूहिक तौर पर किसी आयोजन को करवाने में लगता है, निष्पक्ष भाव से और बहुत कायदे से कोई व्यवस्था बनाकर कोई एक काम किया जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।